नरक की यातना मतलब इतना दर्द और इतनी तकलीफ जिसे कोई इंसान सह ना पाए। शायद इस दुनिया में उससे बुरा कुछ नहीं माना जाता, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसके साथ इतना बुरा हुआ जो शायद नरक की यातना से भी ज्यादा भयानक था। ये था दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव बंदा जिसका डीएनए तक नष्ट हो गया था। उसके शरीर में जगह जगह से खून बाहर आ रहा था, उसके मसल्स टूट कर गिर रहे थे, शरीर के अंग अपने आप शरीर से अलग हो रहे थे। उस इंसान की हालत इतनी बुरी थी, वो इतने ज्यादा दर्द में था कि आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद भी यही दुआ मांगोगे कि भले ही किसी को भूत चिपक जाए लेकिन उसके साथ ऐसा हादसा कभी ना हो। और ये जो इतनी बड़ी घटना हुई ना, इसके पीछे है इंसान का एक छोटा सा लालच। एनीवे इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को छोटे बच्चे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जिसे देखकर शायद अच्छों का दिल दहल जाएगा। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी थे, बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज का दर्दनाक और फाड़ू वीडियो। Sashi Ochi, 父さん、多分その頃はすごい news of the incident flooded the Japanese media. かかる見込みが非常に低いということが ये साल था 1999 का और ये घटना हुई थी जापान में हिसैची उकी नाम के लड़के के साथ। ये जापान में ही रहता था और JCO नाम की कंपनी में काम करता था। JCO जैपनीज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कंपनी। इस कंपनी का काम था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करना। और ये फ्यूल कोई आम फ्यूल नहीं होता था, ये न्यूक्लियर फ्यूल होता था जिसको बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता था। तो ये जो JCO प्लांट था ना, ये किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम खतरनाक नहीं था, या शायद किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने इस घटना के बारे में रिसर्च की, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे, तब मुझे मालूम चला कि इस फ्यूल को बनाने के लिए बहुत सारे खतरनाक मटेरियल्स यूज किए जाते थे जिनको स्टील या मेटल की बाल्टियों में लाया जाता था। और यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती थी जो मैनुअली कराई जाती थी, जो खतरनाक थी। मतलब फ्यूल बनाने के लिए कुछ केमिकल्स को मिक्स करना, उसमें यूरेनियम वगैरह डालने का जो काम था वो ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा नहीं होता था, बल्कि ये काम करते थे यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स। लेकिन चूंकि पहले कभी कोई खतरनाक हादसा नहीं हुआ था, इसलिए ना कंपनी ज्यादा सेफ्टी पर ध्यान देती थी और ना ही वर्कर्स को कोई खास चिंता रहती थी, क्योंकि वो वर्कर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनको नहीं पता होता था कि वो जिन केमिकल्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हुआ अचानक एक हादसा। कुछ दिनों से कंपनी का प्रोडक्शन काफी स्लो था और वो फ्यूल की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अपने प्रोडक्शन को तेज करने के लिए उन्होंने यूरेनियम की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जनरली ये 5% यूज होता था, लेकिन अब कंपनी वाले 5% से ज्यादा डालने लगे। इस वजह से फ्यूल के प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई। लेकिन सुबह 10:30 बजे के करीब अचानक से जिस टैंक में फ्यूल को बनाने वाला मिक्सचर रखा जाता था, उसमें से तेज ब्लू लाइट निकली। और ये सब हुआ था उस बढ़े हुए यूरेनियम की मात्रा की वजह से। जब ये घटना घटी तो उस टैंक के पास ऊंची और उसके साथ 2 कोवर्कर वहीं खड़े हुए थे। तो ये जो ब्लू लाइट निकल रही थी, ये रेडिएशन था जिसकी चपेट में ये तीनों लोग आ गए जो टैंक के पास काम कर रहे थे। अब आप सोचोगे ठीक है, रेडिएशन की चपेट में आ गए, दर्दनाक मौत हो गई और क्या, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट्स के अकॉर्डिंग एक रेडिएशन जोन में काम करने वाला वर्कर एक साल में 20 मिली सीवर्ट से कम का रेडिएशन ही झेल सकता है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो सीवर्ट होती है ना, वो रेडिएशन की एक यूनिट होती है और इस यूनिट का यूज किया जाता है ह्यूमन पर रेडिएशन के हेल्थ रिस्क को मेजर करने के लिए। तो जहां पर साल भर में 20 मिली सीवर्ट से कम का रेडिएशन लोग नहीं झेल पाते, वहीं एक झटके में ऊंची के शरीर ने झेला 17,000 मिली सीवर्ट्स। उसके साथ ही शिनीहारा ने 10,000 और दूसरे साथी योकोकावा ने झेला 3,000 मिली सीवर्ट्स का रेडिएशन। मतलब ये रेडिएशन इतना ज्यादा था जो किसी भी इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये सब एक झटके में नहीं होता, ये सब होता है बहुत स्लोली। तो जब हिसैची ऊंची रेडिएशन की चपेट में आया तो वो बेहोश हो गया। लोगों को लगा कि चलो ठीक है, बेहोश हो गया है, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उसे और उसके दोनों साथियों को यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, वो बेहोश थे, लेकिन जब डॉक्टर्स को ये पूरी घटना पता चली तो डॉक्टर्स ने पहले इन बॉडीज का रेडिएशन चेक किया और रेडिएशन लेवल देखकर डॉक्टर उस कमरे से भाग गए। फिर वो लोग पूरा सूट वगैरह पहन कर आए ताकि डॉक्टर्स रेडिएशन की चपेट में ना आ जाएं। और डॉक्टर खुद सोच रहे थे कि ये जो ऊंची नाम का बंदा है जिसने 17,000
1000 मिली सीवर्ट्स का रेडिएशन झेला है, ये अभी तक जिंदा कैसे है? जब इसकी बॉडी का पूरा टेस्ट किया गया तो पता चला इस इंसान का डीएनए कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। इसके स्किन के जो सेल्स है ना, वो मरने के बाद नए नहीं बन रहे, तो इसकी वजह से इसकी जो स्किन है वो झड़ने लगी। और साथ ही डीएनए नष्ट होने की वजह से केवल स्किन नहीं झड़ रही थी, अंदर के जो ऑर्गन्स के जो टिश्यूज हैं वो भी धीरे धीरे करके डेड हो रहे थे। लेकिन ये सब किसी को दिख नहीं रहा था। ये सारी तकलीफ ऊची अंदर ही अंदर झेल रहा था। एक दो दिन के अंदर ऊची का शरीर बहुत ज्यादा भयानक दिखने लगा। उसकी स्किन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। जगह जगह पर पूरे शरीर में दरारें बन चुकी थी, जिनमें से कि ब्लड निकलने लगा था। उसके शरीर से इतना फ्लूइड और ब्लड निकल गया था कि डॉक्टर्स ने उसको जिंदा रखने के लिए उसको लगातार नया खून चढ़ाया। साथ ही उसके शरीर में नए ब्लड सेल्स डाले गए, क्योंकि उसके शरीर में नए ब्लड सेल बन ही नहीं रहे थे। और वो दुनिया का ऐसा पहला इंसान बना जिसके शरीर में ब्लड सेल ट्रांसफर किए गए थे। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही था जो ऊची के साथ हो गया था। ये सब करीब 10 दिन तक चला। शरीर के मसल्स टूट टूट कर अपने आप अलग हो रहे थे। उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी थी। उसके शरीर के एक एक अंग में इतना खतरनाक दर्द था जिसे वो बयान भी नहीं कर सकता था। मतलब शरीर के छोटे छोटे छेदों में से खून बाहर आ रहा था। वो जब आंखें बंद करता या पलके झपकाता तो उसकी आंखों से भी खून बहता था। धीरे धीरे शरीर के मसल्स और अंदर के ऑर्गन्स गलने लगे। रोज उसके शरीर में से 10 लीटर फ्लूइड बह जाता था, जिसकी वजह से उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। लेकिन डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने के लिए लगातार उसके शरीर में ब्लड सेल्स, नया ब्लड और साथ ही साथ फ्लूइड की सप्लाई कर रहे थे। लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और इन सब के चलते अचानक एक दिन उसका हार्ट बंद हो गया। हिसाची ऊची को शांति मिल गई, वो तकलीफ दूर हो गई। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। चूंकि डॉक्टर किसी को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की। और जब उन्होंने ऊची को इलेक्ट्रिक शॉक दिए तो वो फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो वैसे ही उसका पूरा शरीर खत्म हो गया था, और वो मरने के बाद फिर से जब जिंदा हुआ था तो उसके ऑर्गन्स कंप्लीटली खराब हो चुके थे। उसे जैसे तैसे करके डॉक्टर्स ने जिंदा रखा। अब हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसके हाथ और पैर भी टूटकर अलग होने लग गए थे। लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी उसकी बॉडी को स्टेबल रखा। और फिर डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बुलाकर समझाया कि अब अगर इसके दिल की धड़कन रुकती है तो हमें आप परमिशन दीजिए कि हम इस इंसान को फिर जिंदा करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर्स भी समझ गए थे कि इस इंसान का इस दुनिया से चले जाना ही सबसे बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये अब सही तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये तकलीफ में रहेगा। फाइनली 81 डेज तक हॉस्पिटल में खतरनाक तकलीफ और बेइंतहा दर्द को सहने के बाद ऊची का दिल फिर से बंद हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। He was resting in peace। तो अब इस पूरी घटना में ऊची की तो कोई गलती थी नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। उसके ऊपर जो लोग काम करते थे वो उसे जो करने को बोल रहे थे वो ईमानदारी से कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से वो इतनी तकलीफ झेलेगा जो शायद दुनिया में कभी किसी ने ना झेली हो। जब इस बारे में मैंने और रिसर्च की तो बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। कुछ आर्टिकल्स में कंपनी को दोषी बताया गया था। उन आर्टिकल्स में लिखा था कि ये कंपनी की लापरवाही थी, उन्हें कंपनी में काम करने वाले लोगों की जान की फिक्र नहीं थी। तो वहीं कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जहां पर कंपनी को नहीं बल्कि वर्कर्स को दोषी माना गया। उन आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो घटना हुई थी इसमें कंपनी की गलती नहीं थी बल्कि ये एम्प्लॉयज की गलती थी। उनने कोई मिस्टेक की थी, उन्होंने गलती से यूरेनियम का परसेंटेज चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर गिल्टी कौन है, गलती किसकी है, इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि जेसीओ कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे लड़ने की ताकत एक छोटे से एम्प्लॉय के परिवार में तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये वाली जो घटना है ना, इसने जापान के वर्किंग कल्चर की पोल खोलकर रख दी। हम जिन देशों को एडवांस समझते हैं, अपने से ज्यादा बेहतर समझते हैं, वहां पर भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। और ये जो घटना थी जो मैंने आपको बताई, ये थी दुनिया की सबसे ज्यादा पेनफुल घटना। हिसाची ऊची को 83 दिन तक नरक से भी ज्यादा खतरनाक दर्द को सहना पड़ा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स ने भी हार मान ली। डॉक्टर्स ने खुद फैमिली को बुलाकर समझाया कि अब इसको जाने दो। तो यार बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ये था दुनिया का सबसे ज्यादा दर्दनाक रेडिएशन डिजास्टर। इंसान साइंस में जितनी तरक्की करता जा रहा है, जितने खतरनाक केमिकल्स का वो यूज करना सीख रहा है, उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो इंसानियत को हिलाकर रख दें। एनीवे, जब मैंने इस वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया था, मुझे जब इसकी कहानी पता चली कि इस बंदे के साथ क्या क्या हुआ था, मेरा तो दिल हिल गया था। मतलब एक टाइम पर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं। मुझे खुद उसके बारे में सुनकर इतना बुरा लग रहा था। एनीवे, इस दुनिया में हिसाची
कोबायाशी के साथ जो भी हुआ वो हुआ। अभी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी वो किसी जन्नत में, किसी स्वर्ग में होगा और आराम से चैन से जी रहा होगा। तो यार बस वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो पूरी घटना हुई थी इसके बारे में आपकी क्या राय है। तब तक टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।